सभी का स्वागत है ऑप्टी यूजर्स पे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके UGC नेट और आपके UPTGT PGT इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आई है कि स्टैट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो आप लोग बस 1 से 2 दिन वेट करिए, आपको ज़रूर से क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, बस उसका मैं सोल्यूशन जल्द से जल्द करके आपको 75 क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी डेफिसिट इज़ मेजर्ड बाई। प्राइमरी डेफिसिट हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? तो याद रखिएगा कि जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि हम फिजिकल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दे, आपका इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे मेज़र किया जाता है, आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर? और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है आपका प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी फेवरेट है इस समय, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट आप ज़रूर से क्लियर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट ऑन, तो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स पहली बात तो क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है तो वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ करते जाता है। तो उसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट जो टैक्स है विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स है ना, ये आपके प्रोग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। और याद रखिएगा कि ये आपका डिपेंड करता है एबिलिटी टू पे, यानी क्या योग्यता है पे करने की, उस पर आपके डिपेंड करता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स विल इफेक्ट। जब आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो टैक्स विल क्या इफेक्ट करता है आपके, ठीक है, किसको इम्पैक्ट करता है? तो पहला ऑप्शन आपका बायर्स एंड सेलर इक्वली, क्या दोनों को आपके इक्वली इफेक्ट करता है? तो याद रखिएगा कभी नहीं, क्योंकि हम फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ। दूसरा आपका सेलर मोर देन बायर, यानी जो बेचने वाला है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू नेगेटिवली होगा, या फिर बायर मोर देन सेलर। तो याद रखिएगा कि जब आप फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हो टैक्स को, ठीक है, जैसे आप होल सेलर से रिटेलर के पास गया, ठीक है, होल सेलर से किसके पास गया, रिटेलर के पास, ठीक है, और रिटेलर के बाद कहाँ गया, याद रखिएगा कि रिटेलर के बाद कहाँ जाता है, आपके कंज्यूमर के पास जाता है। तो हमने शिफ्ट किया ना, हम यहाँ पर शिफ्ट पहले रिटेलर पे कर रहे हैं, रिटेलर से फिर कंज्यूमर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉरवर्ड शिफ्टिंग, और फिर लास्ट में किस पे पड़ता है, ये बायर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आपके सेलर के। क्लियर? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके बायर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आपके सेलर के। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फॉर अ गुड दैट आर अनरिलेटेड टू द consumption efficiency requires that tax rate is inversely proportional to the elasticity of demand. This definition of, ये कौन सा आपका डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि फॉर गुड दैट आर अनरिलेटेड टू कंजप्शन, ठीक है, वो गुड जो कि आपके नहीं रिलेटेड है कंजप्शन से, इफिशिएंसी रिक्वायर्ड दैट टैक्स रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो आपका टैक्स रेट है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कैसा रिलेट कर रहा है, इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। यानी टैक्स रेट इज़ हाई देन जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोअर होगा। तो ये जो रूल है या फिर जो ये स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है, वो किसका है? तो पहला ऑप्शन आपका बेनिफिट रिसिप्ट प्रिंसिपल का है, सेकेंड बेस्ट प्रिंसिपल है, या फिर आपका इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल है, या फिर रैमसे रूल है। तो याद रखिएगा ये आपके रैमसे का रूल है कि यहाँ पर इफ़िशेंसी रिक्वायर जो होता है, टैक्स रेट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पर टैक्स रेट जो होगा वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्लियर? यानी आपका टैक्स रेट इज़ हायर देन इलास्टिसिटी इज़ लो एंड ऑफ डिमांड इज़ लो, एंड व्हेन टैक्स रेट इज़ लोअर देन हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई। क्लियर? तो यहाँ पर ये किसके रूल के अकॉर्डिंग है, आपके रैमसे रूल के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नलिटी से भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये देख लेते हैं। पोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर बिकॉज ऑफ, जो पोल्यूशन है याद रखिएगा कि
पोल्यूशन को हम एक्सटर्नलिटी मतलब आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंतर्गत ला सकते हैं। एक तरीके का ये मार्केट फेलियर करता है, बिकॉज क्यों? द मार्केट प्राइजेज इज़ लेस देन इफ़िशिएंट प्राइजेस। क्या मार्केट प्राइस लेस होगा देन आपकी इफ़िशिएंट प्राइसेस? दूसरा है मार्केट प्राइस इज़ हायर देन इफ़िशिएंट प्राइसेस। या फिर तीसरा है आपका प्रॉपर्टी राइट आर पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आपकी जो प्रॉपर्टी राइट है वो पुअरली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी। और चौथा ऑप्शन है आपका दोज हु सफर्स फ्रॉम द पोल्यूशन आर कंपनसेटेड आउटसाइड द मार्केट। तो याद रखिएगा कि मार्केट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है आपका लेस देन इफ़िशिएंट प्राइस। ठीक है, आपका मार्केट प्राइस क्या होता है? लेस देन इफ़िशिएंट प्राइस होता है, इस वजह से ये मार्केट फेलियर को करता है। ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए किसको दिया गया है? तो पहला आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑप्शन CSO, तीसरा है आपका नीति आयोग एंड चौथा ऑप्शन है आपका NSSO। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग को जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनिटर करने का, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का जो है आपका आदेश जो है दिया गया है किसको? यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, नॉट आदेश, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? नीति आयोग। ठीक है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म है और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। दिस इज़ थिंक टैंक ऑफ इंडिया, यानी एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। अच्छा चलो थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। और याद रखिएगा कि जो आपकी आरबीआई बनी थी वो कौन से कमीशन के द्वारा जो है इसको रिकमेंड किया गया? तो याद रखिएगा कि हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। और ये जो है आपके आरबीआई एक्ट जो कि 1934 में आया था, उस समय आपकी आरबीआई की स्थापना हुई है। वैसे तो आपकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और इसका नेशनलाइजेशन कब होता है आपके आरबीआई का? तो 1949 में इसकी जो है नेशनलाइजेशन की जाती है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस की जो स्थापना हुई थी आपके CSO की 1951 में। क्लियर। और NSSO जो है ये नेशनल सैंपल सर्वे अब और CSO दोनों मिल के क्या बन गए उन 2019 में? ये भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो ये NSO बन गए, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस में आपके मर्ज हो गया है कौन? आपका CSO एंड NSSO। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंडिसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो। आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ठीक है, और आंसर करना है। तो पहला आपका है मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, दूसरा आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तीसरा आपका है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर या फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कोड के साथ लगाए, अगर हम इसको पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे, अगर इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको क्लियर करें, तो पहले आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। ठीक है, फिर आपका जो है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर। ठीक है, फिर आपका आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, फिर आपका आता है मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, पहले कौन आया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है मतलब फिर आपका C वाला है जो कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी इंडेक्स, फिर आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, फिर आपका डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोड करेक्ट हो जाएगा वो आपका होगा फर्स्ट वाला में DCB। ओके, चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? आपका A वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप देखते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले, फिर आपका कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, फिर आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, फिर आपका मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जेंडर बजटिंग एंड आंसर द कोड। जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट, या फिर प्रिपेयरिंग सेपरेट बजट फॉर वुमेन, या फिर आपका होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट जेंडर बजटिंग इन 2005 एंड 6। तो क्या आपका करेक्ट है? यहाँ पर उसको देख लेते हैं।
तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो करेक्ट है आपका आंसर वो आपका जर्नल एनालिसिस ऑफ बजट, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रिलेट करता है जेंडर बजटिंग एंड आपका जेंडर बजटिंग से। तो पहला है जेंडर एनालिसिस ऑफ बजट, और इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग इन 2005 एंड 6 में आपका जेंडर बेस जो है बजट को क्या करता है, क्रिएट करता है 2005 और 6 में। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है, कोड देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ए एन बी है, दूसरा आपका ए एन सी, हाँ ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट मिलेगा वो ए एन सी है। याद रखिएगा कि जेंडर एनालिसिस ऑफ बजट हम लोग कहते हैं जेंडर बजटिंग को, और इंडिया में अडॉप्ट किया गया था जेंडर बजटिंग 2005 और 6 में। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट मेजर कंट्रीब्यूट टू TFP स्टडीज़ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो TFP की जो स्टडी करता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कौन करता है, कौन सा इकोनॉमिस्ट का। अगर आप TFP का फुल फॉर्म देखोगे तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है BN गोल्डर, दूसरा है आपका A वर्मनी, तीसरा ऑप्शन है DK दास एंड चौथा आपका A सेन। तो याद रखिएगा कि आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का जो स्टडी है वो कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका BN गोल्डर एंड आपका A वर्मनी एंड DK दास, ये तीनों लोग मिलके इंडिया में इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला। क्लियर, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है आपका सी वाला करेक्ट है। ये तीनों लोग जो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को स्टडी करते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोडक्ट है ना, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाता है टोटल प्रोडक्शन, क्लियर, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इनपुट। क्लियर, एवरेज इनपुट। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो तीनों करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टली मैच। 11th प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उस पर हैवी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट हुआ था। थर्ड बैलेंस ग्रोथ एंड 8th जो आपका 5 ईयर प्लान था उसमें जो है बेसिक नीड्स की बात की गई थी। जो आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है वो आपका 8th 5 ईयर प्लान जो है वो आपके बेसिक नीड पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका 1992 से लेकर 1997 तक चलता है। और यहाँ पर हमारा इसके जस्ट पहले हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है ना, LPG मॉडल आया 1991 में, 1991 में। तो ये बेसिक नीड पे फोकस नहीं करता है, ये फोकस करता है आपके जनरेशन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। यहाँ पर आपके एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में हम बैलेंस ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ठीक है। पर ये सबसे अनसक्सेसफुल प्लान हमारा रहा था, बिकॉज कि यहाँ पर हम 3 प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एक आपका इंडो चाइना वॉर, ठीक है, और इंडो पाक वॉर, और हम एक बहुत बड़ा जो है फेमाइन को यहाँ पर जो है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो कि 1956 से चला था, और आपके 60 तक हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, 61 तक देखते हैं। और ये आपके हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करता है। आप यहाँ पर देखते हो कि भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो जो है आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला यहीं पर सेटअप होता है, ठीक है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में रहता है जो कि आपकी USSR के हेल्प से होता है, ठीक है। भिलाई जो है आपके छत्तीसगढ़ में USSR के हेल्प से होता है, ठीक है। और आपका जो है दुर्गापुर जो है कहाँ है, वेस्ट बंगाल किसके हेल्प से होता है, UK, यूनाइटेड किंगडम। और एक और लास्ट है आपका राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, ये आपके जर्मनी के हेल्प से आपका सेटअप होता है। और 11th 5 ईयर प्लान में हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। फिर आपके 12th 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं सस्टेनेबल वर्ड ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा नहीं था, ऑप्शन डी वाला। चलिए रीज़न एंड असर्शन का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अरे ये तो आपका इग्नोमेट्रिक्स से है, तो आपके पेपर में तो इग्नोमेट्रिक्स आ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए
इसमें भी आपको, चलिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। Which of the following scheme provide up to 2 lakh accidental death in insurance to the people in age group of 18 to 17 ईयर? ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्कीम ऐसा है जो कि 2 लाख का 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है, जो कि 18 से लेकर 70 साल के ग्रुप के लोग हैं? तो क्या अटल पेंशन योजना है, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या फिर अटल जीवन बीमा? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है, इसके तहत आपके 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड प्लस उसके बाद जो है आपके किस एज ग्रुप के लिए है, आपके 18 से लेकर 70 साल के लोगों के बीच के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर कम्स अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आपका स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, यस, कम्स अंडर द स्मॉल सेविंग स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो है वो भी हमारा स्मॉल सेविंग आता है। सुकन्या समृद्धि योजना भी हमारा जो है आपका सेविंग वाला है। जब पर जनधन अकाउंट इज़ नॉट अ सेविंग है ना, यहाँ पर हम ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलते थे जनधन, तो ये आपका नहीं आता है स्मॉल। क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।